मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन आज EEDM का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे हम पढ़ चुके हैं ये सीवेज सीवर के बारे में, बट इसके अंदर कुछ है सीवेज सीवर के बारे में है इसके अंदर कुछ ना कुछ। तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सीवेज क्या होता है ये हमको पता ही है। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड लिक्विड वेस्ट जनरेटेड ड्यू टू डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन द कम्युनिटी इज़ नोन एज सीवेज। सीवेज के अंदर क्या क्या होता है? वाटर और लिक्विड वेस्ट होता है। उसके बाद देखते हैं, नीचे आइए। इफ़ दिस लिक्विड वेस्ट इज़ जनरेटेड आफ्टर डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ इट इज़ रिफर्ड एज डोमेस्टिक सीवेज। अगर डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ के थ्रू जनरेट हो रहा है, घरों से जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डोमेस्टिक सीवेज। एंड इफ़ इट इज़ जनरेटेड आफ्टर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रीज से जनरेट हो रहा है, देन इट इज़ रिफर्ड एज इंडस्ट्रियल सीवेज। ठीक है, तो ये सीवेज के जनरेशन होने के अकॉर्डिंग इसकी टाइप डिफाइन है। उसके बाद देखते हैं, एक बार देखिए। इफ़ दिस वेस्ट इज़ जनरेटेड आफ्टर हैवी रेन, और अगर बहुत भारी बारिश के बाद जनरेट हो रहा है या फिर किसी स्टॉर्म के बाद जनरेट हो रहा है, तब उसको बोला जाएगा रन ऑफ या फिर ड्रेनेज। ठीक है, तो अपन ने पढ़ लिया पहला क्या था हमारा, डोमेस्टिक सीवेज, उसके बाद इंडस्ट्रियल सीवेज, और आफ्टर दैट रन ऑफ या फिर ड्रेनेज। उसके बाद डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सीवेज आर टेकन टुगेदर इज़ नोन एज सैनिटरी सीवेज। तो आपने बहुत बार सुना होगा सैनिटरी फिटिंग्स के बारे में। तो सैनिटरी सीवेज क्या होता है? तो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सीवेज को अगर साथ में बोला जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? सैनिटरी सीवेज बोलेंगे। उसके बाद हमने सुना होगा सलेज। सलेज क्या होता है? तो किचन और बाथरूम वेस्ट को एक साथ बोला जाए तो उसके बोलते हैं सलेज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सीवर्स क्या होते हैं? जो हमारा मेन टॉपिक है, सीवर्स जनरली अंडरग्राउंड होते हैं। सही बात है। पाइप और कंडक्ट्स रिक्वायर्ड टू कैरी द सीवेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर आर नोन एज सीवर्स। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब वो पाइप या कंडक्ट जो कि सीवेज को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सीवर्स बोलते हैं। अब सीवरेज सिस्टम या सीवरेज ये क्या होता है वो देखते हैं हम। The entire process of collecting, treating and disposing the sewage is known as sewerage system। इसका मतलब जितना भी जो सीवेज है उसको कलेक्ट करना, उसको ट्रीट करना और डिस्पोज करना, ठीक है, ये पूरा जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीवरेज प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद आ गया ये, विथ रिगार्ड टू द कलेक्शन ऑफ सीवेज इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। उसके बाद जो सीवर्स हैं उनका जो उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया अलग अलग। किस बेसिस पे देखते हैं? फर्स्ट इज़ सेपरेट सीवरेज सिस्टम। नाम से पता लग रहा है कुछ सेपरेट होने वाला है इसके अंदर। सेकंड इज़ कंबाइंड सीवरेज सिस्टम, उसमें कुछ कंबाइनिंग बात चलेगी। और थर्ड इज़ पार्शली सेपरेट, मतलब कुछ ना कुछ पार्शली सेपरेट के अकॉर्डिंग काम चलेगा। देखते हैं, इन सेपरेट सीवरेज सिस्टम 2 सेपरेट सीवर्स आर प्रोवाइडेड, 1 टू कैरी सैनिटरी सीवेज एंड अदर टू कैरी ड्रेनेज। तो सेपरेट सीवरेज सिस्टम में क्या अलग अलग पाइप प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें एक पाइप तो क्या करेगा? सैनिटरी सीवेज को लेके जाएगा। सैनिटरी सीवेज में क्या क्या आता है? डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सीवेज आता है। और जो दूसरा पाइप है वो ड्रेनेज को लेके जाएगा। ठीक है, ड्रेनेज मैंने बताया था जो कि हैवी रेन या फिर स्टॉर्म के बाद जो पानी होता है, ठीक है ना। वेयर एज इन कंबाइंड सीवरेज सिस्टम, एक कंबाइंड सीवरेज है, सीवेज नहीं सीवरेज है ये, तो उसको आप ठीक कर लेना। मैं यहाँ पर सही कर देता हूँ इसको, दिस इज सीवरेज। ठीक है, तो कंबाइंड सीवरेज सिस्टम में क्या होता है? तो वेयर इज कंबाइंड सीवरेज सिस्टम ओनली सिंगल पाइप टू कैरी द बोथ ड्रेनेज एंड सैनिटरी सीवेज। तो इसके अंदर ओनली एक सिंगल पाइप ही होता है जो कि ड्रेनेज को और सैनिटरी सीवेज को साथ में लेके जाता है। ठीक है, अब नीचे आ जाइए, इसके आगे देखते हैं क्या है। इन सम केसेज सर्टेन पोर्शन ऑफ ड्रेनेज टू अलाउ mixed with sanitary sewage especially originated from roof and paved courtyard of the individual household and system is referred partially separate sewage system। अब देखो क्या लिखा गया है इसके अंदर, इन सम केसेस सर्टेन पोर्शन ऑफ द ड्रेनेज टू अलाउड टू मिक्स विद सैनिटरी सीवेज। मतलब कुछ केसेस में क्या होता है, जो ड्रेनेज का कुछ पार्ट होता है वो सैनिटरी सीवेज के साथ मिक्स कर दिया जाता है। कौन कौन सा जो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, या तो रूफ से ओरिजिनेट हो रहा हो या फिर पेव्ड कोर्टयार्ड से ओरिजिनेट हो रहा हो, इनका जो पार्ट होता है उसको हम ड्रेनेज के साथ मिक्स कर देते हैं। ठीक है, ऑफ द इंडिविजुअल हाउस होल्ड, मतलब एक अकेले इंडिविजुअल हाउस होल्ड, मतलब एक पर्टिकुलर घर का। एंड सिस्टम इज़ रिफर्ड एज पार्शली सेपरेट सीवरेज सिस्टम PSSS। ठीक है, नीचे आ जाइए। About 80% of water supplied in the community enters into the sewer। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही पूछा गया ऑब्जेक्टिव के अंदर, कितना % पानी का
जो है वो सीवर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो 80% वाटर सप्लाइड इन द कम्युनिटी एंटर्स इनटू द सीवर। अगर सपोज उसका एग्जाम में दिया हुआ है कि जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है वो 100 लीटर है, तो उसका 80% कितना हो जाएगा, 80 लीटर। ठीक है, नीचे आ जाइए। सीवेज इज़ मोर देन 99.99% वाटर एंड लेस देन 0.1% सॉलिड्स। और सीवेज के अंदर क्या होता है, 99.99% से ज़्यादा वाटर होता है और 0.1% से कम क्या होता है, सॉलिड होता है। सच दैट इफ 1000 kg ऑफ सीवेज सैंपल इज़ कंसिडर्ड, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 0.45 kg ऑफ टोटल सॉलिड्स। इसका मतलब क्या हो गया, अगर 1000 किलो हम सॉलिड्स लेके चल रहे हैं, टोटल सीवेज सैंपल लेके चल रहे हैं, तो उसके अंदर 0.5 kg टोटल सॉलिड्स होगा बस, बाकी सारा क्या होगा, वाटर होगा। तो देखो यहाँ पर टोटल सॉलिड डिवाइड किया हुआ है राइट साइड के अंदर। देखो यहाँ देखते हैं अपन, देखो ये राइट साइड के अंदर क्या है, इसको 3 पार्ट डिवाइड किया हुआ है सॉलिड्स के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट इज डिजॉल्व सॉलिड्स, सेकेंड इज सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड थर्ड इज सेटलेबल सॉलिड्स। डिजॉल्व सॉलिड्स 50% है, सस्पेंडेड सॉलिड्स 25% है, सेटलेबल सॉलिड्स 25% है। उसके बाद टोटल सॉलिड्स को जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रूप में डिवाइड किया गया है वो कैसे कैसे है, 45% ऑर्गेनिक एंड 55% इनऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, नीचे चलते हैं इसके अंदर। अब देखो द प्राइम इम्प्योरिटी इन सीवेज इज़ ऑर्गेनिक मैटर विच में इधर भी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब जो सीवेज की जो इम्प्योरिटी होती है वो क्या होती है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, और जो वाटर की इम्प्योरिटी होती है रो वाटर की, वो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जो नॉर्मल पानी पीने में हम काम भी लेते हैं ड्रिंकिंग वाटर, तो उसके अंदर हम चाहते हैं कि बीमारियाँ नहीं होनी चाहिए। बीमारियाँ नहीं होंगी, वो कब नहीं होंगी, जब उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया नहीं होंगे। और जो सीवेज है उसके अंदर जो इम्प्योरिटी है ऑर्गेनिक मैटर है। क्यों, अगर ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पर अवेलेबल रहेगा, इसका मतलब क्या है, उसका डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है। ठीक है, और डिकम्पोजिशन करेगा कौन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करेंगे। तो इसका मतलब अगर ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे अवेलेबल है तो एज ए इम्प्योरिटी काम करेगा, किस में, सीवेज के अंदर। ठीक है ना, जो कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों हो सकता है। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इज दैट विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ड्यू to the utilization of carbon from it that acts as source of energy for them either is presence or absence of oxygen। मतलब इसके अंदर क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर, बायोडिग्रेडेबल में जो क्या होता है, कार्बन जो होता है, उस कार्बन को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो एज ए एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है ना, इन द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी ऑफ सीवेज के अंदर क्या क्या आएगा, फिजिकल बेस्ड क्वालिटी पैरामीटर्स हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, एज इट इज़ जो रो वाटर में पढ़ा था अपन ने वही है। केमिकल बेस्ड क्वालिटी पैरामीटर्स की बात करते हैं अपन, तो उसके अंदर फर्स्ट आता है डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, जिसको DO बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इंपॉर्टेंट है ये सारे जितने भी केमिकल बेस्ड वाटर क्वालिटी पैरामीटर हैं, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या होते हैं देखो, द डिटर्मिनेशन ऑफ DO प्रेजेंट इन सीवेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज while discharging the treated sewage into some river stream, it is necessary to ensure at least 4 ppm of dissolved oxygen in it। देखो, जिस पानी को, जिस वेस्ट वाटर को आप ट्रीट करके नदी या समुद्र में डालना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर DO की वैल्यू होनी चाहिए। क्यों, अगर उसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं है और आपने उस सीवेज को, सपोज कीजिए 2 एग्जाम्पल लेते हैं। पहला आपने क्या किया, सीवेज यूज़ में लिया और उस सीवेज को बिना ट्रीट किए हुए नदी या समुद्र के अंदर आपने डाल दिया। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो नदियों के अंदर या समुद्रों के अंदर या लेक्स के अंदर एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेज़ मौजूद हैं, तो अपने उनको भी तो जीवन जीना है, उसके लिए उनको ऑक्सीजन की नीड है। अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो मर जाएंगी। इसलिए जब भी हम सीवेज का ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट करने के बाद जब उसको पानी के अंदर डाला जाता है, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि उसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रॉपर होनी चाहिए। और एक्वेटिक एनिमल्स के लिए कम से कम 4 ppm डिजॉल्व ऑक्सीजन होनी चाहिए। डिजॉल्व ऑक्सीजन मतलब जो ऑक्सीजन पानी में प्रॉपर घुल सके। ठीक है, एज अदरवाइज फिश आर लाइकली टू बी किल्ड। अगर 4 ppm से कम हो जाएगा तो जो फिशेज़ हैं हमारी क्या हो जाएंगी, मारी जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। द DO टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन सीवेज बिफोर ट्रीटमेंट हेल्प्स इन इंडिकेटिंग द कंडीशन ऑफ सीवेज, ये बता चुके हैं। आगे जाइए, तो फर्स्ट हमारा था DO, सेकेंड इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है ना, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इज रिफर्ड एज COD। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ऑक्सीजन की वो अमाउंट, ठीक है, जिससे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों का क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। इसकी प्रेजेंस के अंदर प्रेजेंस नहीं, इसमें क्या है, इसमें अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन रिक्वायर्ड की।
इसका मतलब ऑक्सीजन की वो वैल्यू जिसके थ्रू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, COD बोलते हैं। कैसे डिटरमाइन करते हैं इसको, इट इज़ डिटरमाइंड बाय एडिंग K2Cr2O7 एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 in the sample of the water to be tested and noting the amount of oxygen consumed for decomposition of organic matter। ठीक है, इसके बाद बेसिकली कैलिब्रेशन करते हैं हम इसके अंदर। उसके बाद K2Cr2O7 is such a strong oxidizing agent that in some cases it also leads to the decomposition of inorganic matter along with organic matter resulting in higher O2 demand than actual। अब देखो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ये इतना स्ट्रॉन्ग एजेंट होता है जो कि कभी कभार ऑर्गेनिक मैटर के साथ इनऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन कर देता है। नो डाउट हमको ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन कराना है, लेकिन इनऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, हैंस इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज डाइक्रोमेट डिमांड, तो इसलिए इसको बोला जाता है क्या, डाइक्रोमेट डिमांड। अगला जो है वो है THOD। THOD क्या होता है, दिस इज़ थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। If the exact concentration or and type of organic matter present in the system is known, then the amount of O2 required for its decomposition can be computed theoretically and is referred as THOD। अब इसके अंदर क्या है, देखो हमको जिस भी ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन कर रहे हैं हमको उसका अमाउंट पता नहीं होता कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, और उसको प्रैक्टिकली कैलकुलेट करना पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन एक थ्योरेटिकली हम मान के चलते हैं कि हमको पता लग जाए कि इस टाइप का ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल है और इसका कंसनट्रेशन इतना है। अगर ये पता लग जाएगा तो उस टाइप के ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगा, उसको हम बोलेंगे THOD, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो भाई लिखा हुआ है, if the exact concentration and type of organic matter present in the system is known, then the amount of O2 required for its decomposition can be computed theoretically and is referred as THOD। ठीक है, यह तो क्लियर हो गया। आगे आ जाइए, इसका एग्जाम्पल भी नीचे होगा यहाँ पर, देखो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज THOD इज टेकन इक्वल टू केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो जितना भी THOD है उसको हम इसके इक्वल कर देंगे, हम उसको COD के इक्वल कर देंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर C6H12O6 ग्लूकोज दिखा रखा है, ग्लूकोज का 1 मोल है, ऑक्सीजन के 6 मोल से रिएक्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल बना रहा है, साथ में वाटर के 6 मोल बना रहा है। तो इसमें क्या है, अगर 1 मोल ऑफ C6H12O6 रिक्वायर 6 मोल ऑफ O2 फॉर इट्स डिकम्पोजिशन, इसका मतलब 1 मोल अगर ग्लूकोज का उसको रिक्वायरमेंट है 6 मोल ऑक्सीजन के लिए, किसके लिए, डिकम्पोजिशन करने के लिए, तो इसका मतलब अगर हम मोल को कन्वर्ट करेंगे वेट में, दैट विल बी 180 ग्राम ऑफ C6H12O6 रिक्वायर 192 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर इट्स डिकम्पोजिशन। तो अगर 180 ग्राम को चाहिए 192 ग्राम, और उसके बाद हम बात करके चलते हैं कि अगर 300 मिलीग्राम पर लीटर है, ये कंसनट्रेशन हम मान के चल रहे हैं कि ये ग्लूकोज कंडीशन इतनी है, तो उसके रिगार्डिंग कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो नॉर्मली जैसे भी यूनिट मेथड्स करते हैं, दैट विल बी 192 डिवाइड बाय 180 इंटू 300, दैट विल बी 320 मिलीग्राम पर लीटर THOD। एक तो एग्जाम्पल था इसका। वन मोर एग्जाम्पल वी टेक हेयर, दैट इज CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये। अगर 1 मोल मेथेन का लेके चल रहे हैं, ठीक है, और इसमें 2 मोल ऑक्सीजन है, 2 मोल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगी किसके लिए, इसके डिकम्पोजिशन के लिए, जिससे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और 1 मोल क्या बनेगा, H2 बनेगा। तो वही लिखा हुआ है, इफ़ 1 मोल ऑफ CH4 रिक्वायर्स 2 मोल ऑफ O2 फॉर इट्स डिकम्पोजिशन। जबकि रिएक्शन में स्टामक का रखा है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका मतलब 1 मोल के अंदर कितना आएगा ग्राम, 16 ग्राम ऑफ CH4 विल बी देयर फॉर 64 ग्राम ऑफ O2। 16 ग्राम CH4 जो डिकम्पोज हो रहा है उसके लिए हमको 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। ऐसे अगर हम मन चलता है, अगर 300 मिलीग्राम पर लीटर CH4 हमारा डिकम्पोज हो रहा है, तो उसके हमको कितना वो चाहिए होगा ऑक्सीजन, तो 64 डिवाइड बाई 16 इंटू 300, दैट विल बी 1200 मिलीग्राम पर लीटर। तो यहाँ पर अपना ये THOD बिल्कुल कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट विल बी अपन पढ़ेंगे टोटल ऑर्गेनिक कार्बन एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है ना, तो टोटल ऑर्गेनिक कार्बन का मैं एक बार रफ आइडिया दे देता हूँ। इसमें होता क्या है, जैसे अब तक अपन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं ना, ऑक्सीजन की डिमांड की बात करते आ रहे हैं, वैसे उसके अंदर हम कार्बन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे। तब तक मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप घरों पे सेफ़ रहें, अच्छे से रहें, और ये पैंडेमिक जो फैल रहा है ये सबके लिए इक्वल है। तो आप इसके लिए परेशान ना हो कि सर हमारे को बहुत प्रॉब्लम आ रही है या फिर एग्ज़ाम्स कब होंगे। तो जैसा भी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएंगी तो आपको बता दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात है, दिस इज़ वेरी गुड टाइम, दिस इज़ वेरी गुड टाइम टू यूटिलाइज़ फॉर योर एग्ज़ाम पर्पसेज। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप
तैयारी करते रहें। नेक्स्ट लेक्चर में फिर अपन वापस मिलते हैं, ठीक है, टेक केयर।